तो ये ग्राइंडर 4 साल पुराना है और इस ग्राइंडर को मैंने काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करा है। थोड़ा देखने में आपको बहुत ज़्यादा नया लग रहा होगा क्योंकि वीडियो से पहले मैंने इसको साफ़ करके रखा था ताकि मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा पाऊँ। इस तरह का गार्ड मिलता है इसके साथ, ये रीपेंट कर रखा है मैंने, वैसे डल लुक में आता है। और इसके साथ आपको इस तरह के 2 इसके नट्स मिलते हैं, एक ये वाला टूल मिलता है डिस्क को खोलने लगाने के लिए, और ये एक्स्ट्रा रिंग्स है, ये इसके साथ नहीं मिलते, मैंने अलग से लेके रखे हुए। तो अनबॉक्सिंग तो एक बेसिकली इसकी फॉर्मेलिटी थी। मैनुअल अगर आप पढ़ना चाहें पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई भी पढ़ता है इस मैनुअल को। लेकिन मैंने पढ़ा था इसको। अब आते हैं इस ग्राइंडर पे। इसकी जो वॉटेज है कोई बहुत ज़्यादा वॉट का नहीं है, 670 वॉट्स का है। बहुत ज़्यादा हाई लोड के काम के लिए नहीं चलेगा क्योंकि सिर्फ 700 वॉट के करीब का है। लेकिन अगर आपका लाइट यूसेज है, DIY काम के लिए या घर के काम के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा ग्राइंडर है। मैंने इस ग्राइंडर को काफ़ी इस्तेमाल करा है, इससे लकड़ी काटी है, लोहा काटा है, हर तरीके के सैंडिंग, ग्राइंडिंग और कटिंग पर्पसेस के लिए मैंने इस्तेमाल करा है। तो उसके बाद भी ये सही सलामत है क्योंकि मैं इसकी टाइम पे सर्विस करता रहा हूँ। 3-4 बार इसकी सर्विस कर चुका हूँ मैं। बेसिकली इसके हेड की जो अंदर ग्रीस होती है वो बदलते हैं और इसके जो बेरिंग्स होते हैं हम वो चेंज कर देते हैं अंदर। और मेरा कोई वैसा कमर्शियल काम नहीं है, इसीलिए ये देखने में इसकी कंडीशन इतनी ठीक है। थोड़ा बहुत घिसा हुआ है लेकिन इतना तो होता ही है। जो स्विच है ना, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है, कई सारे ग्राइंडर्स में मैंने देखा है पीछे की तरफ स्विच होता है, टॉगल स्विच होता है, तो वो बहुत रिस्की लगता है, आप उसको बंद नहीं कर सकते। ये इस एक तरह से पुश का भी आप काम करेगा। अगर आप जब तक काटना चाहते हैं आप पुश पे यूज़ कर लीजिए और जैसे ही आप छोड़ेंगे एकदम ये बंद हो जाएगा। तो कई बार जब हाई रिस्क वाला काम करते हैं हम, जैसे इस पर वायर ब्रश लगा हुआ होता है या थोड़ा सा ऐसा रिस्की काम होता है, तो हम इसको अटकाते नहीं है क्योंकि अटकाने का मतलब ये है अगर आपके हाथ से स्लिप हुआ और ये कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल कुछ अगर इसकी मूवमेंट हो गई तो ये बंद करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में ये इतना नुकसान कर सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैंने देखा हुआ है, मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ। तो इसीलिए ये स्विच इसका सबसे बड़ी सेफ्टी फीचर है। आपकी अपनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये जो स्विच है आपको कब इसको पुश वाला रखना है, कब आपको इसको होल्ड वाला रखना है। ये अच्छे से लग जाता है, इसमें खांचे बने हुए होते हैं, ऐसे इस तरीके से लग जाता है। थोड़ा सा आप टाइट कर देंगे तो स्लिप भी बिल्कुल नहीं करता। ये नया इसलिए लग रहा है, इस पर पेंट उतर चुका था, जंग आ गया था, तो मैंने इसको रीपेंट करा था। इसका हेड भी रीपेंट कर रखा था मैंने और इसका हैंडल भी ठीक ठाक मजबूत है। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक है। थोड़ी सी इसका जो ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो सेफ्टी पर्पज से थोड़ा सा अच्छा हो जाता क्योंकि ये जो आपका हाथ है कवर होना चाहिए पूरा। और ये जो हैंडल है इसके हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ कि और इसको हैवी बनाया जा सकता था। इससे पहले मेरे पास एक चाइनीज़ एंगल ग्राइंडर था तो उसका जो हैंडल था वो बचा हुआ था, मैंने यूज़ करा था तो उससे काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा था। वो क्रैक हो गया था यहाँ से, तो हैंडल मेरे हाथ में रह गया था। ये मशीन इधर उधर कूद रही थी ज़मीन पे। तो इसीलिए जो भी आप पावर टूल्स के साथ जो भी एक्सेसरीज़ यूज़ करें, कंपनी की जेन्युइन यूज़ करें। लोकल एक्सेसरीज़ बड़ा नुकसान दे सकती है। तो ये बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं कि टूटेगा, ये बहुत अच्छे प्लास्टिक का बना हुआ है। और बात करें इसके इस हैंडल की, यार ये तो बिल्कुल यूज़लेस है। थोड़ा सा भी आप यूज़ करेंगे, ये इसकी पिन्स है थोड़े टाइम में यूं ही ढीली हो जाती है। बल्कि मुझे उम्मीद थी कि काश बॉश इससे अच्छा दे, लेकिन ये इतना नहीं बनाया इन्होंने। पावर कॉर्ड की क्वालिटी ठीक है, ज़्यादा हल्का नहीं है। तो क्वालिटी वाइज ये बॉश का जो ग्राइंडर है चाइनीज़ ग्राइंडर से काफ़ी सुपीरियर है। इसकी लाइफ काफ़ी है। इसके जो बेरिंग होते हैं यहाँ पर नीडल बेरिंग है, मैंने खोल के चेक करे हैं। आगे मैं जब इसकी सर्विस करूँगा तो ज़रूर उसकी भी वीडियो मैं डाल दूँगा। और इसके अंदर अच्छे बेरिंग्स हैं, आप ये देख सकते हैं। अभी तक इसकी गरारी में बिल्कुल प्ले नहीं है। ऐसे चाइनीज़ वाले बहुत जल्दी उसमें प्ले आ जाता है, इसमें बिल्कुल नहीं है, अभी नहीं है। जबकि ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है, हज़ारों घंटे मैं इसको चला चुका हूँ। इससे मैंने लकड़ी का बहुत सारा काम करा है, सैंडिंग और कटिंग बहुत करी है। इसकी साउंड भी आप सुन सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्पेयर पार्ट्स की। तो ये इसकी ग्रीस आती है 225 ml की आती है, तो काफ़ी महंगी होती है ये। उस वक्त ऑलमोस्ट 500 रुपये की थी। तो ये कंपनी का रेट उसने मुझे दिया था। थोड़ा इनका चक्कर रहता है, कई बार जो बॉक्स पे लिखा होता है वही नहीं देते ये लोग। इस तरीके का ग्रीस का ये पैकेट होता है। ग्रीस का मैं आपको कलर भी दिखा देता हूँ, येलोइश ग्रीन कलर की होती है।
तो ये स्पेशली ग्राइंडर्स के लिए बनी है। और कई बार आपने देखा होगा जो सर्विस करते हैं इसको ग्राइंडर्स का, वो ऐसी नॉर्मल पीली वाली जो ग्रीस आती है सस्ती वाली वो डाल देते हैं, उसके वजह से इसकी जो गरारी होती है वो ख़राब हो जाती है और बेरिंग्स पे भी नुकसान होता है। इसलिए अगर आप इसको सर्विस कर रहे हैं आपको यही ग्रीस डालनी पड़ेगी, कोई और ग्रीस डालोगे नहीं चलेगी। ड्रिल मशीन की सर्विसिंग की वीडियो आपने ऑलरेडी देख रखी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि EP ग्रीस यूज़ करनी है आपको। मैंने वैक्सपॉल कंपनी की यूज़ करी थी, वो भी बहुत अच्छी ग्रीस है। तो ड्रिल मशीन में तो आप फिर भी EP ग्रीस डाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में आपको इसी तरह की ग्रीस चाहिए होगी। ये कोई मॉली ग्रीस है, पता नहीं कौन सी, लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी की ग्रीस है। तो इसी के कारण आज 4 साल बाद भी इस ग्राइंडर की जो साउंड है आपको मैंने सुनाई है, इसलिए ये अब तक ठीक चल रहा है। मैंने बहुत काम करा है इस ग्राइंडर से। और बात करें इसके बाकी स्पेयर पार्ट्स की, इसके ब्रश भी 100 रुपये के, ये मैंने स्पेयर लेके रखे हुए। ये इसकी फील्ड कॉइल होती है, और ये इसका आर्मेचर होता है। बॉश के स्पेयर पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, छोटे से छोटे शहर में बॉश का सर्विस सेंटर है और इनका रेट भी काफ़ी जायज़ है। अगर आप देखें ऑलमोस्ट 600 रुपये का ये हो गया और 500 रुपये का ये हो गया, और कंपनी का जेन्युइन स्पेयर पार्ट है ये। आप इस पर नंबर भी देख सकते हैं कंपनी का, और ये कुछ QR कोड भी बना हुआ है इनका। क्वालिटी देखिए कितना फाइन पार्ट बना हुआ है। तो कई ब्रांड्स जैसे मकीटा और डिवॉल्ट की सुना है, बॉश के मुकाबले ऐसा बताया जाता है वो सुपीरियर है, क्योंकि ये अगर आप हैवी इंडस्ट्रियल यूज़ में देखेंगे तो ये बॉश का सामान आपको उतना नहीं मिलेगा, डिवॉल्ट का ज़्यादा मिलेगा। तो हैवी इंडस्ट्री में जो ड्यूरेबिलिटी है उसके हिसाब से अगर हम कहें तो डिवॉल्ट सुपीरियर है, लेकिन उसका प्राइस भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। ये 2000 रुपये के आसपास का आपको ग्राइंडर मिल जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 2000 रुपीज़ के लिए पूरा वैल्यू फॉर मनी है। और मैंने जैसा कि बताया कि बॉश के स्पेयर पार्ट बहुत इजी मिल जाते हैं, जो बाकी ब्रांड्स हैं उनके नहीं मिलते, और इंडिया में बॉश के ज़्यादातर शहरों में मिल जाते हैं, लेकिन डिवॉल्ट के उतनी ईजिली मैंने मिलते नहीं देखे। छोटे शहरों में तो कम से कम नहीं मिलते। अब बात करें इस मशीन की कमी की, इसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि कंपनी ने जो बेरिंग्स लगा के दिए थे काफ़ी हल्की क्वालिटी के बेरिंग्स थे, तो कुछ महीनों के यूज़ के बाद ही इसमें साउंड आने लग गई थी बेरिंग्स की। तो इस तरह के मैंने जेन्युइन कंपनी के लेके डाल दिए थे बेरिंग्स SKF के। ये कुछ स्पेयर पड़े हैं, थोड़े ज़्यादा ही हैं। तो NBC के मैंने डाले थे, ये थोड़े से कम चले थे लेकिन इनका प्राइस भी कम था, तो ये काफ़ी अब तक अच्छे चल रहे हैं। ये थोड़ा महंगा है, मुझे 30% डिस्काउंट मिला था इस पर, क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था इन बेरिंग्स को, तो थोड़े से इकट्ठे मैंने ले लिए। तो इसमें सिर्फ बेरिंग्स की ही कमी है, तो आपको बेरिंग्स बदलने पड़ेंगे शुरू में। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ज़्यादातर ब्रांड्स ने बेरिंग्स हल्के डाल के देते हैं, तो बेरिंग्स तो हम लोग फिर भी बदल सकते हैं। मेन चीज़ है इसका बाकी स्ट्रक्चर का मजबूत होना। चाइनीज़ ब्रांड्स को आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा वाटेज लिख देते हैं, जैसे 1000 वाट लिखी रहती है कई चाइनीज़ पावर टूल्स पर, लेकिन उतनी वाट उनमें होती नहीं है। तो इसमें जितनी वाटेज लिखी है उतनी पूरी वाटेज है इसमें, क्योंकि ये एक ब्रांडेड कंपनी है, कोई लोकल कंपनी तो है नहीं। क्या फील्ड कॉइल देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी सुपीरियर है, इस पे शील्डिंग कर रखी है कंपनी ने। इस वाले ग्राइंडर में जो मेरी फील्ड कॉइल अंदर लगी हुई है उसके, वो डिफेक्टिव है थोड़ी सी। उसमें ये दिक्कत है कि आगे से थोड़ा सा उसमें कटी हुई है वो, तो ये ग्राइंडर कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि इसमें एक बार वायर ब्रश का जो छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर चला गया था। ये एयर से खींचता है ना जहाँ से इसके वेंटिलेशन होता है, तो उसके वजह से जो इसकी कॉइल थी वो एक जगह से काफ़ी स्क्रैच पड़ा हुआ है। इसीलिए ये चीज़ मेरे पास स्पेयर रखी, ताकि मेरा काम सफ़र ना करे, क्योंकि कई बार जब हम काम में फंसे हुए होते हैं लेने जा पाना स्पेयर पार्ट को इतना आसान नहीं होता। मैं झंडे वाला से इसके स्पेयर पार्ट लाता हूँ, एक सर्विस सेंटर है बॉश का, तो उस पर सारे पार्ट्स मिल जाते हैं मुझे। ऐसे इसकी पावर कॉर्ड भी मैंने स्पेयर ली थी, क्योंकि ये वाली पावर कॉर्ड एक जगह से कट रही थी। मैं यही कहूँगा कि आप कंपनी का जेन्युइन स्पेयर पार्ट ही लगाएं। अगर आप सिंपल ग्राइंडर चाहते हैं कम से कम रेट में, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा इससे ऊपर जाएंगे तो आपको फैंसी ग्राइंडर्स मिल जाएंगे, जैसे ये 4 इंची का ब्लेड लगता है, इसमें 5 इंच के वाले भी थोड़े से आने लग जाते हैं इससे ऊपर की रेंज में, और वेरिएबल स्विच भी होता है अलग अलग स्पीड का। लेकिन जनरली ग्राइंडर में वेरिएबल स्पीड का हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, एक ही स्पीड पे हमें कटिंग करनी पड़ती है। ड्रिल मशीन में ज़्यादा हमें प्रिसीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसमें वेरिएबल स्पीड काम आती है। तो बात करें इसकी वारंटी की, इससे पहले भी मेरे पास ग्राइंडर था, यही सेम ग्राइंडर था, मैंने लिया था, लेकिन शुरू के 1-2 हफ्ते में ही वो ग्राइंडर ख़राब हो गया था, और कंपनी पे मैं सर्विस सेंटर जब लेके गया था उन्होंने उसकी वारंटी नहीं मानी थी। तो पावर टूल्स की वारंटी का आप ज़्यादा भरोसा करके नहीं चलिए, क्योंकि ऐसी चीज़ है आप
क्लेम करने जाएंगे इसकी वारंटी तो कंपनी कहेगी कि जी आपने ओवरलोड कर दिया होगा या कुछ भी ओवरहीट कर दिया होगा, कोई भी इस तरह का अन्य कारण वो बता देंगी। और बेरिंग्स की बात रही, बेरिंग्स को नॉर्मल वेयर एंड टेयर मानती है कंपनी, तो वारंटी में कवर्ड नहीं होते किसी भी चीज़ के। तो इसीलिए मैं यही सलाह दूंगा, आप अमेज़ॉन से खरीदिए। कम से कम आपको 10 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाएगी, तो 10 दिन के अंदर अगर कुछ होता है वो घर बैठे ही आपके लिए बदल जाएंगे। शॉप पे अगर आपने लिया तो अगले 1 घंटे में भी कोई शॉपकीपर आपके लिए वापस नहीं लेगा, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। जब वो मैंने शॉप से लिया था तो ख़राब हो गया, उसके बाद मुझे दोबारा अपने पैसे डाल के लेना पड़ा था, क्योंकि वारंटी क्लेम भी मैं जैसा कि मैंने बताया पावर टूल्स का कंपनी नहीं मानती। तो इसकी यही मान के आप चलिए कि इसकी कोई वारंटी नहीं होती। कहने को 6 महीने की वारंटी बॉश देता है, लेकिन उसको ज़्यादा सीरियसली वो लोग नहीं मानते। इस तरह के इसके अलग अलग ब्लेड्स आते हैं। ये बफिंग व्हील होता है मेटल को बफ करने के लिए। ये फ्लैप डिस्क हो गई 120 नंबर की या 80 नंबर की, ये घिसाई के लिए काम आता है। मेटल पे, वुड पे, अलग अलग चीज़ों पे बहुत अच्छा काम करता है। ये स्टोन के लिए हो गई, ग्राइंडिंग के लिए डिस्क। एक 80 की होगी, एक 120 नंबर की होगी। और ये स्टोन की पॉलिशिंग के लिए होता है, काफ़ी यूज़ हो रखा है ये भी। और ये मेटल ग्राइंडिंग के लिए। और ये कट ऑफ व्हील हो गए आपके, ये नॉर्मल स्टील के लिए, ये स्टेनलेस स्टील के लिए। और ये सबसे ख़तरनाक वाला जो ब्लेड है ये लकड़ी काटने के लिए होता है, और सबसे ख़तरनाक दिखता ही नहीं है, सबसे ख़तरनाक है भी। और ये वाला कंक्रीट के लिए, पत्थर के लिए इस तरह काम आता है। तो इस तरह के अलग अलग ब्लेड्स आते हैं जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वायर ब्रश व्हील भी था मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरनाक लगा था मुझे और मेरे उतना काम का नहीं था, तो मैंने उसको हटा दिया था। जनरली इन सारे ब्लेड से सारे काम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अपने हिसाब से ले रखे हैं। इसमें तरह तरह के ब्लेड्स लगा लो और हर चीज़ हो जाती है। इससे काट भी लेता है, घिस भी लेता है। तो एक मल्टीपर्पज़ टूल है ये। जैसे ड्रिल मशीन है वैसे ही सेकंड टूल अगर किसी घर में होना चाहिए वो एक ग्राइंडर होना चाहिए। ये सबसे ख़तरनाक टूल्स में से एक भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसका ये हैंडल लगा के नहीं काम करते, एक ही हाथ से काम करते हैं। मैंने कई बार देखा है लोगों को एक हाथ से कोई चीज़ पकड़ लेते हैं जो काटनी होती है और एक हाथ से इसको ऐसे पकड़ते हैं, तो इतना ख़तरनाक होता है ना वो। कम से कम वोल्टेज वाला ग्राइंडर भी बहुत नुकसान दे सकता है। तो जब इतने बुरे तरह किकबैक करता है ना, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। और अगर यहाँ पर आपने हैंडल नहीं लगाया हुआ है तो आप इसका किकबैक नहीं संभाल पाएंगे। और लकड़ी में तो सबसे बुरा किकबैक मारता है ये। किकबैक क्या होता है, जो झटका मारता है ना, ये फंस जाता है जब इसका ब्लेड जब इस तरह घूम रहा होता है। आप अगर इसको थोड़ा सा भी टेढ़ा कर देंगे, कि इसमें कोई बैक प्लेट तो है नहीं जैसा कि मार्बल कटर में आती है, आप उसको रख के इस तरह सीधा सीधा काटते हैं, ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है। क्योंकि ये ग्राइंडर है, एंगल ग्राइंडर, कटिंग के लिए बना नहीं है, लेकिन इसका मल्टीपल हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये ब्लेड इतने बुरे तरह किकबैक करता है और ये सबसे ख़तरनाक ब्लेड्स में से है। तो इसीलिए ये अगर पावर टूल आप ले रहे हैं, कोशिश करें कि इस तरह के जो ब्लेड्स हैं ये वैसे मार्बल कटर्स में लगने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका भी साइज़ सेम है, उसका भी सेम है, तो लोग यूज़ कर लेते हैं पैसे बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि हर चीज़ के लिए आप अलग मशीन खरीदें, उसमें आपकी सेफ्टी रहेगी। एक वक्त था जब मेरे पास थोड़े से कम पैसे होते थे तो मैंने भी इसी ग्राइंडर की मदद से सारे काम करें, लेकिन आज मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार रुपये बचाना ज़्यादा ख़तरनाक है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, देख के बड़ा डर लगता है, और काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई हुई है। तो कोशिश करें कि प्रॉपर मशीन में प्रॉपर अटैचमेंट लगाए, ये नहीं कि इस तरह का जो ब्लेड है ये इसमें लगाए, क्योंकि ये इसके लिए बना ही नहीं है। पहली बात, अगर आप इसको चला भी रहे हैं तो पूरी सेफ्टी आपको करनी है। ग्राइंडर की सेफ्टी के बारे में पूरी वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, वो किसी और दिन मैं डालूंगा, क्योंकि ड्रिल मशीन जैसे कि मैंने बताया था आपको बहुत सेफ़ टूल है, लेकिन ये सबसे अनसेफ टूल्स में से एक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।